और गुड मॉर्निंग कश्मीर की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बिलाखिर यूएनएससी ने अब्दुल रहमान मक्की को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया है। लश्कर का दहशतगर्द अब्दुल रहमान मक्की मुंबई 26/11 हमलों का साजिशी है। ख्याल रहे कि 6 महीने पहले चीन ने पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल रहमान मक्की को दहशतगर्द करार देने की तजवीज को रोक दिया था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू मजीद अपडेट के साथ। शैलेंद्र, एक बेहद अहम खबर, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। आपको याद दिला दें कि 6 महीने पहले यूएनएससी में जो 1267 कमेटी है जिसके तहत आतंकी घोषित किए जाते हैं, उसके तहत एक प्रपोजल लाया गया था। भारत और अमेरिका का एक ज्वाइंट प्रपोजल था, लेकिन चीन ने इस पर टेक्निकल होल्ड यानी कि 6 महीने का होल्ड डाल दिया था बिना किसी कारण के। और भारत लगातार ऑब्जेक्ट भी करता रहा है कि बिना किसी कारण के इस तरह के होल्ड नहीं होने चाहिए। यूएनएससी में जो प्रक्रिया है बैन करने की, उसमें सुधार होना चाहिए। हालांकि इस टेक्निकल होल्ड से अब चीन पीछे हट चुका है। कारण अभी तक साफ नहीं है। माना जा रहा है कि भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसके बाद चीन को मजबूर होना पड़ा कि वो अपने टेक्निकल होल्ड वापस ले। तो ये बड़ी कामयाबी है कि यूएनएससी की 1267 कमेटी के तहत अब अब्दुल रहमान मक्की, जो कि लश्कर का बड़ा आतंकी है, 26/11 मुंबई हमलों जैसे आतंकी हमलों में इसका हाथ रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लश्कर एक एक्टिव टेररिस्ट आउटफिट रहा है वहां पे, जो आतंकी हमलों को आए दिन अंजाम देता रहता है। तो ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ आदमी है। और ये हाफिज सईद जो मास्टरमाइंड है 26/11 मुंबई हमलों का, उसका ये साला भी है। और ये न सिर्फ रिक्रूटमेंट बल्कि फंड रेजिंग और तमाम इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसमें ये शामिल है। तो अब इसमें प्रतिबंध लगने के बाद जाहिर तौर पर एक दबाव फिर से बनेगा पाकिस्तान पर कि वो कार्रवाई करे। हालांकि एक सुपरफिशियल कार्रवाई की गई इस पर मई 2019 में, लेकिन वो काफी नहीं है। तो ऐसे में जब यूएनएससी के बाद दबाव फिर एक बार बनेगा चीन पर, तो एक तरह से ये दो तरफ से लड़ाई जीती है भारत ने। एक तरफ जहां चीन को पीछे हटना पड़ा, और वहीं अब पाकिस्तान पर भी दबाव है कि वो अब्दुल रहमान मक्की के खिलाफ कार्रवाई करे। और शैलेंद्र, इस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि मुंबई 26/11 हमलों को लेकर हिंदुस्तान वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाता रहा है। उस सिलसिले में भी ये बेहद अहम कदम है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत आवाज उठाता रहा है। और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट्स हैं उनके समर्थन में कहीं ना कहीं चीन बार बार सामने आया है। पिछले साल 6 बार ऐसा हुआ कि चीन ने टेक्निकल होल्ड डाला है उन आतंकियों पर जिसको भारत और अमेरिका ने ज्वाइंट प्रपोजल जिनके खिलाफ लाया था। लेकिन अब इनमें से पहला टेक्निकल होल्ड, क्योंकि 6 महीने कल पूरे हो रहे थे टेक्निकल होल्ड के, वो पूरा होने के बाद अब ये कामयाबी मिली है भारत और अमेरिका के लिए। बड़ी कामयाबी है क्योंकि लगातार इस तरह के भारत और अमेरिका के बीच जो कोऑर्डिनेशन है आतंकियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने को लेकर, वो लगातार जारी है। लेकिन चीन कहीं ना कहीं इस पर डंगा लगाता रहा है। तो जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि देखिए 26/11 मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान ने इतने सालों से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, ना हाफिज सईद के खिलाफ, ना जम्मू के खिलाफ। तो इस कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान पर फिर एक बार दबाव होगा कि वो कार्रवाई करे। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुपरफिशियल कार्रवाई की, जिसमें 2019 में अरेस्ट किया गया था अब्दुल रहमान मक्की को, 2020 माफ कीजिए, लेकिन ये काफी नहीं है। तो ऐसे में इस बैन के बाद अब माना जा रहा है कि उसके एसेट्स फ्रीज होंगे, उसके ट्रैवल पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी कामयाबी भारत के लिए। और पाकिस्तान पर अब ये एक बार फिर दबाव होगा और एक बार फिर साबित हो गया है कि कैसे पाकिस्तान आज भी आतंकियों को अपने यहाँ पनाह देता है। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू, जो कि इस बेहद अहम मामले पर अपडेट दे रहे थे। एक और अहम खबर, त्राल में इंडोर स्टेडियम के क़याम के बाद इलाके में दिन ब दिन नौजवान लड़के लड़कियां मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अपनी सलाहियतों से नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। स्टेडियम में मौजूद कोच के मुताबिक इलाके से ताल्लुक रखने वाले 10 खिलाड़ी कौमी सतह यानी नेशनल लेवल पर मुकाबलों के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। खिलाड़ियों के मुताबिक उन्हें स्टेडियम में बेहतरीन ट्रेनिंग मिल रही है, जिसकी वजह से उन्हें नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में खेलने का ये सुनहरी मौका मिल रहा है, जिससे वो बेहद खुश हैं। नेशनल गिंदने बह खुश बे नेशनल गिंदने बह जान इंशाल्लाह बह कर गोल्ड। यह असल हेकन गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट लगन जरूरत।
10 बच्चों को निकलना है जम्मू के लिए, जिसमें वहाँ पे जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, ये सब जूनियर और सीनियर नेशनल हैं। और मैं मेरी दुआएं इनके साथ हैं, इन बच्चों के साथ कि ये मतलब वहाँ पे मेडल निकाले, गोल्ड पहला स्थान वहाँ पे हासिल करें। ब्लॉक ऑफिस पामपोर में बीडीसी चेयरमैन अल्ताफ अहमद मीर की सदारत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के पंचों और सरपंचों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि नौजवानों को मंशियात से दूर रखने के लिए हर इलाके में बाकायदा क्रिकेट टीम्स बनाई जाएंगी, जिसका पूरा खर्च पंचायत बर्दाश्त करेगी, ताकि नौजवान मंशियात और दीगर गैर जरूरी आदतों से दूर रहें। एक इशू हमने मीटिंग में उठाया कि जो हमारे यूथ जो है पढ़े लिखे बेचारे बेरोज़गार है, अब वो ड्रग्स की और उनको सपोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए अब हमने एक वो डिसीजन लिया कि हर एक पंचायत के अंदर जो हम एक क्रिकेट टीम बनाएंगे और पूरे जो हमारा 18 पंचायत हल्का है 18 टीम्स हम बनाएंगे। उनके लिए हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट खोलेंगे इंशाल्लाह। हैब के अंदर ही उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, ताकि हमारा यूथ जो है पढ़े लिखे हैं वो ड्रग्स की और मुब्तला ना हो, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर रहे, ताकि वो भी अपना हुनर को आजमाएंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर वाक़े टोल प्लाजा चिरसू अवंतीपुरा में कौमी ट्रैफिक वीक के सिलसिले में जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप का इनेकाद रामकी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और NHA ने मुश्तरका तौर पर किया, जिसमें ADC अवंतीपुरा जफर अहमद शाल SHO अवंतीपुरा के अलावा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद शामिल थी। इन्हें ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के हवाले से तफसीली जानकारी दी गई। जोर दिया गया कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। वेट कर रहे हैं, तो वो मद्देनज़र रखते हुए जनाब आज जो ये वीक मना रहे हैं, दिस इज़ अबाउट रोड सेफ्टी। इसका मकसद और मुद्दा यही है कि हम सब सेफ रहें। आप जब गाड़ी चला रहे हो, आप न सिर्फ अपनी सेफ्टी का देख रहे हो, बट अपोजिट साइड से जो बंदा आ रहा है, चाहे उसमें छोटा बच्चा हो, चाहे उसमें कोई बुजुर्ग आदमी हो, उनकी सेफ्टी का भी हमें ख्याल रखना हो। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से सयाहती मुकाम गुलमर्ग में पहला स्कीइंग कोर्स शुरू किया गया। इस कोर्स में जम्मू कश्मीर के तमाम अजला के तालिब इल्म शामिल हैं। गुलमर्ग के स्की स्लोप्स पर ट्रेनर इन बच्चों को स्कीइंग के गुर सिखा रहे हैं। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की ओर से इन बच्चों के लिए रिहाइश और खाने पीने का सारा इंतजाम गुलमर्ग में किया जा रहा है और बच्चों में भी इस कोर्स को लेकर काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। गुलमर्ग में यहां का जायजा लिया हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शोहरा आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में। यहाँ अगर हम यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की बात करें, और यहाँ हर साल इनकी जानिब से यहाँ पे स्कीइंग होती है, और इसी तरह अब आज से यहाँ जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पे स्की जो है वो स्टार्ट किए हैं, उनके कोर्स जो है वो स्टार्ट किए हैं। यानी इसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप्स होते हैं, 12 साल से और 18 साल तक जो एज ग्रुप्स के रहते हैं लड़के, उनको यहाँ पे इन स्लोप्स में यहाँ स्की के कोर्स कराए जाते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है। जो यहाँ पे ट्रेनर्स हैं, असातिज़ा साहिबान, इनसे हम बात करेंगे। जी न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। और आप बताइए, जिस तरह आपने यहाँ बर्फबारी हुई है गुलमर्ग के अंदर, अगर कमी हुई है मगर उसके बावजूद आप लोगों ने यहाँ पे अभी कोर्स स्टार्ट किया है, और डिटेल में बताइए हमें किस तरह की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं इन बच्चों को, क्या एज ग्रुप रहता है और कितने दिनों की ये ट्रेनिंग रहती है? शुक्रिया मनीर साहब। जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है, डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है इस स्पोर्ट्स को आम करने के लिए। और इस साल जो स्कीइंग कोर्सेज हमारे रेगुलर चल रहे हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है, और कुछ वक्त के लिए डिले करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ नहीं हुई थी, तो अब फिर बर्फ़बारी हुई है यहाँ पे, तो हमने कोर्सेज का आगाज़ किया है। और खुशी की बात यह है सर कि इस वक्त हमारे इस कोर्स में जम्मू डिवीज़न के बच्चे हैं, और इससे
हमें बहुत खुशी हुई है कि यहाँ कश्मीर के अलावा जम्मू के सारे डिस्ट्रिक्टों के बच्चे आए हुए हैं जो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं इस गुलमर्ग से, और स्कीइंग से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और अच्छी ट्रेनिंग उनको मिल रही है। और हमने देखा कि बच्चों में बड़ा जोश है और बच्चों में बड़ी खुशी है जो बच्चे हमें वैली से बाहर आते हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम इस सपोर्ट को बढ़ावा दें, इस सपोर्ट को आम करें। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट से। रामबन डिस्ट्रिक्ट से। तो आप बताएं, आप गुलमर्ग आए हैं, इन स्लोप्स पे आप अभी स्कीइंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप, क्या फील कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा सर बहुत अच्छा है यहाँ पे। सर हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से सर हम सिखा रहे हैं और हम सर मज़ा ले रहे हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं सर को। सबसे पहले जब हम घर से निकले थे तो हम सोचते थे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, हम तो ऐसे निकल ही नहीं रहे थे। लेकिन जब हम घर से निकल के यहाँ पे पहुँचे, यहाँ देखा हमने तो बहुत अच्छा लगा। जितने भी हमारे सर हैं यहाँ पे, ट्रेनर्स हैं, उन्हें बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कितनी दुश्वारी रहती है इन बच्चों को सिखाने में? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप यहाँ गुलमर्ग में आए और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेसिक कोर्स में हमें बहुत सारी दुश्वारियाँ आती हैं क्योंकि स्टूडेंट्स अभी मतलब कोरे होते हैं, इन्होंने कुछ स्की के बारे में सुना नहीं होता है और इनको पता भी नहीं होता है। तो 2-3 दिन में हम इनको स्कीज़ पे खड़ा करते हैं। बिल्कुल बेसिक जो ट्रेनिंग है हमारे स्कीइंग में, जो टेक्निक्स है स्कीइंग के, वो हम इनको बता देते हैं। आज माशाल्लाह तीसरा दिन है हमारे कोर्स का। हमारी कोशिश रहती है जितनी भी बच्चों को दुश्वारें आती है सीखने में तो हम उनको थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह ये बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे दे रहे हैं। अभी आपने देखा है कि किस तरह यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से यहाँ पे जो स्कीइंग के कोर्स है, बेसिक कोर्स है, वो यहाँ पे टेक्निक सिखा रहे हैं और ट्रेनिंग दी जा रही है। हम उम्मीद करेंगे जो जिस तरह इस बार यहाँ पे जम्मू के बच्चे भी आए हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स के भी है। और हम उम्मीद करेंगे कि इन्हीं बच्चों से आगे चलकर जो बच्चे हैं वो ओलंपिक्स में जाएंगे और अपने मुल्क और अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। गुड मॉर्निंग कश्मीर में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। एक और अहम खबर, बीजेपी कौमी मजलिस आमला की 2 रोज़ा मीटिंग का आज दूसरा और आखिरी दिन है। मीटिंग दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगी। इख्तितामी इजलास से पीएम नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में रवां साल 9 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात और 2024 आम इंतखाबात पर बातचीत हो सकती है। और हमारे साथ मजीद डिटेल्स के साथ मौजूद हैं हमारे साथी शिवम प्रताप। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये मीटिंग है और आज इसका दूसरा दिन है। कौन कौन से अहम सब्जेक्ट्स जो हैं वो इस मीटिंग में डिस्कस किए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा दिन है। 10 बजे यह बैठक शुरू होगी जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। सबसे पहले एक आर्थिक प्रस्ताव लाया जाएगा जिसके जरिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये बताया जाएगा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी सरकार की नीतियों ने गरीब जनमानस और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मौजूद लोगों को प्रयास किया है उनके जीवन को बदलने का। कैसे महिलाओं, गाँव, गरीब किसानों के जीवन में मोदी सरकार एक बड़ी योजनाएं लाकर डायरेक्ट उन तक पहुंची है। इसके बाद सबसे अहम होगा G20 प्रेसिडेंसी को लेकर जिस तरीके से भारत को मौका मिला है उसको लेकर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो एक मेमोरेंडम रखेंगे किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेतागण इस मौके को भुनाएं और आम जनता तक ये बात पहुंचाएं कि G20 का जो प्रोग्राम होना है भारत में वो बहुत बड़ा मौका है। इसके साथ साथ ही कोविड काल के दौरान जिस तरीके से मोदी सरकार ने नीतियां चलाई, न सिर्फ खाने के लिए अनाज बल्कि पूरे देश को फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध कराए, इसको लेकर भी एक अहम प्रस्ताव लाया जाएगा। लंच के बाद स्वयं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और अंत में प्रधानमंत्री मोदी का समापन भाषण होगा। आज JP नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष है उनका कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर ऑफिशियल मुहर भी लग सकती है। इसके साथ साथ जिन 9 राज्यों में चुनाव है उसको लेकर पार्टी बेहद सतर्क है। कल 4 राज्यों में की प्रेजेंटेशन ली गई थी और आज बाकी 4 राज्य जिसमें आंध्र प्रदेश, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये ऐसे राज्य हैं जिसमें इस साल चुनाव होना है। यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनसे रिपोर्टिंग ली जाएगी और फिर अंत में जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल वो एक प्रेजेंटेशन देंगे न सिर्फ तमाम पार्टी के नेताओं को बल्कि उन राज्यों के प्रभारियों को भी जहां पर चुनाव होना है कि आखिर कैसे गुजरात में बीजेपी ने विजय पताका लहराई, कैसे बूथ पर फोकस महामंत्र ने गुजरात में बीजेपी को ऐसी जीत दिलाई जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो न सिर्फ
चुनावी राज्यों की प्रेजेंटेशन होगी, बल्कि आने वाली साल में लोकसभा चुनाव है, अभी से प्रधानमंत्री गुर देंगे कि कैसे एक एक नेता को कार्यकर्ता के तौर पर जुट जाना है और जिन 9 राज्यों में चुनाव है वहां पर कहीं भी पार्टी चुनाव नहीं हारना चाहती है। बीते दिन की बात करें, जिस तरीके से तेलंगाना में बीजेपी का कैडर कमजोर है, उसके बाद भी तेलंगाना के पदाधिकारी संघर्ष कर रहे हैं, उसको लेकर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ की थी। आज के दिन सबसे अहम है प्रधानमंत्री मोदी का समापन भाषण, उसके साथ साथ आर्थिक नीतियों को लेकर भी एक प्रस्ताव लाया जाएगा। G20 से लेकर कोविड काल के दौरान क्या क्या मुख्य कार्य किए गए उनकी प्रेजेंटेशन दी जाएगी और सबसे अहम यह रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, उनका सभी नेताओं से यह कहना है कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं वो आपको गांव, गरीब और कुनबे तक पहुंचानी है। जब तक सरकार की बातें लोगों तक नहीं पहुंचेगी उनके कामों का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। शिवम, एक और जो अहम चीज देखने में आ रही है कि इस बार की मीटिंग में जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होना है उसके लिए भी बाकायदा रणनीति तैयार की जाएगी। इसके ताल्लुक से कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर बेहद अहम है और इस साल जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होना है। ये जम्मू कश्मीर उन 9 राज्यों में है जिसको लेकर कल के दिन और आज के दिन दोनों दिन तैयारियों का जिक्र किया गया। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से डिलिमिटेशन के बाद परिस्थितियां बदली और वहां पर आने वाले समय में पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, क्या रणनीतियां रहने वाली हैं और जो चुनावी राज्य हैं उनसे क्या सबक लिया जा सकता है। आखिर क्या गुजरात के अहम पहलू थे जिनकी वजह से बीजेपी ने वहां रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दी और हिमाचल में आखिर वो क्या कमियां रह गई जिनकी वजह से बीजेपी हार गई। ये सब अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रेजेंटेशन होनी है और इसके साथ साथ एक बात कल की बैठक में तय हो गई थी कि आने वाले विधानसभा चुनावों में सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी चेहरा होंगे और उनके चेहरे पर ही बीजेपी जहां जहां चुनाव लड़ी है वहां पर विजय पताका लहराई है। जम्मू कश्मीर भी बीजेपी के लिए अहम बेहद अहम रहेगा। इस मीटिंग के ताल्लुक से तमाम तर जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड में आज कुपवाड़ा जिले के द्रगमुला चालिप्ती के लोगों को कई किलोमीटर दूर जंगल में पीने का साफ पानी हासिल करने के लिए जाना पड़ता है और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इस इलाके के मर्दों को दिन भर अपनी खवातीन की हिफाजत के लिए पहरा देना पड़ता है ताकि खवातीन एक पानी का मटका हासिल कर सकें, क्योंकि उनके इलाके में दिन भर जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। इसकी वजह से इस इलाके के मर्दों के रोजगार पर भी असर पड़ रहा है, जबकि नौजवानों की तालीम पर भी मनफी असर दिखाई दे रहा है। अब मकामी लोग लगातार इंतजामिया से यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम तामीर की जाए ताकि इन लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सके। में आपका खैर मकदम, मैं हूं आपका मेजबान याहिया सुल्तान। नाजरीन, आज हम कुपवाड़ा जिले के एक दूर उफ्तादा इलाके चाइलपति द्रगमुला में मौजूद है जो एक गुजर बस्ती है। सरकार बुलंद बांग दावे करते हैं कि हम लोगों को पीने का साफ पानी घर तक पहुंचाते हैं, लेकिन यह वो वाहिद इलाका है जहां पर आज 21वीं सदी में भी आज भी जंगल से जो पानी बहता है वही पानी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और दिलचस्प बात इसमें यह है कि यह एक जंगलाती इलाका है जहां पर जंगली जानवरों का दिन रात खतरा लाक रहता है। और जब भी ये खवातीन पानी हासिल करने के लिए अपने घर से निकलते हैं तो ये अपने साथ यहाँ के मर्द लोग भी रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई न कोई हादसा पेश आ सकता है, जंगली जानवर इस इलाके में हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इंतजामिया के वो दावे कहाँ हैं जहां पर सरकार करोड़ों रुपयों का खर्चा दिखाते हैं और इन दूर उफ्तादा इलाकों के लिए वाटर सप्लाई तामीर के लिए बुलंद बांग दावे करते हैं। हमारे साथ कई खवातीन माँ बहनें मौजूद हैं। क्या आपको वोट का यही सिला मिल रहा है? माँ जी, क्या नाम है आपका? क्या आप हमेशा ऐसे ही पानी लेते हो? बस ऐसे जी, ऐसे ही हम पानी लेते हैं और सवेरे पानी नहीं होता, मर्द होते हैं डंडा उठाकर, हमें ना पानी है ना कुछ है, दिन भर हम ऐसे की राखी करते हैं। जो दिन भर लेते हैं पानी, अगर बर्फ पड़ जाएगी फिर हम लोगों का क्या बने। एक बात मैं जानना चाहता हूँ, जब भी वोटिंग यहाँ पर हो जाती है तो जब भी मैंने कई बार यहाँ पर वोटिंग देखी तो आप लोग ज्यादा निकलते हो वोट डालने के लिए, क्या आप उनको नहीं कहते हो कि हमें वोट के बदले ये चीजें दे दो? वो आते हैं आके इधर वोट ले जाते हैं, हम सब बच्चों निकलते हैं वोट उनको देते हैं, फिर किसी नजर नहीं देते, कोई इधर आता नहीं, कोई देखता नहीं इनका क्या मसला है, इनका क्या हाल है।
क्या चीज हमारे पास है थी, सिर्फ वोट लेते। आप यहाँ पर क्यों है ये डंडा हाथ में लेकर? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए हमारे मसाइल को लेकर। तो देखिए कि जैसे आपने अभी तक देखा ये कतार लंबी लगी हुई है, तो जंगली इलाका, इससे जंगली इलाके में रीछ या शेर का खतरा होता है, कभी कभार आ जाता है। तो इनके रखवाली के लिए हम यहाँ खड़े हैं, क्योंकि जब तक ये पानी ना लें तब तक हम यहाँ से नहीं जा सकते। देखें जी, हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पानी की है। पानी की जो मेन प्रॉब्लम है, जब हमारी खवातीन यहाँ पे आती हैं तो हमें मतलब उनके निगहबानी के लिए यहाँ जरूर आना पड़ता है, क्योंकि ये मैदानी इलाका, जंगली इलाका है। यहाँ मतलब ये मतलब रीछ वगैरह जो है उनका भी खतरा। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोगों की मुश्किलात का फौरी तौर इजाला हो, ताकि इन लोगों को इस मुश्किलात से हमेशा के लिए नजात मिल सके। नेटवर्क 18 के लिए याहिया सुल्तान। बानीपुरा में माजूर अफराद के लिए इमदाद और आलात की तकसीमकारी का एक कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप का इनेकाद कंपोजिट रीजनल सेंटर श्रीनगर ने जिला इंतजामिया बानीपुरा और महकमा समाजी बहबूद बानीपुरा के ताउन से किया। कैंप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बानीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने किया और इसमें डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर उबैदुल खिज्र, कैंप कोऑर्डिनेटर CRC इरशाद अहमद और दीगर मुताल्लिका अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि माजूर अफराद की शिनाख्त के लिए पंचायत सतह पर एक वसी फील्ड सर्वे किया गया और उसी के मुताबिक ये मसरूई इमदाद तकसीम की गई। का है उनकी तरफ से इन कोलैबोरेशन विद CRC एंड अलम को ये कैंप लगाया गया, जिसमें जो हमारे स्पेशली एबल्ड यहाँ पे लोग हैं उनको प्रोस्थेटिक ये जो साथ में सहायता के लिए इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, क्रचेस चाहिए होते हैं या फिर व्हील चेयर्स होती हैं, ये ट्राईसाइकिल्स है, हेयरिंग एड, इवन स्मार्टफोन जो थोड़ा विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं और उसमें वैसा सॉफ्टवेयर रहता है कि उसको यूज़ कर सकें, वो सारे किट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। बहुत ही अच्छा कैंप है। यहाँ इसी तरह का सिमिलर कैंप एक सुंबल में भी हो चुका है और अब गुरेज के लिए भी जैसे ही मौसम थोड़ा सा फेवरेबल होता है वहाँ पे भी ये जो इक्विपमेंट्स हैं पहुँचाए जाएंगे। हम बहुत खुश हैं इसमें कि हमारे इन लोगों को जो कि इसके लायक हैं उनको इससे मदद मिलती है और अच्छी तरह से इनको मदद मिलती है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अलम को भी और CRC के भी, जो कि हमें इसमें ताउन देते हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमें। खबर गांदरबल से है, जहां के कस्बे ददीर हामा इलाके की खवातीन ने मेन रोड ब्लॉक कर दी और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से डिजिटल मीटर लगाने के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने महकमे के खिलाफ नारेबाजी की, ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल डाला। मुजाहिरीन डिजिटल मीटर्स को हटाने का मुतालबा कर रहे थे। इनका कहना था कि वो इन डिजिटल मीटर्स पर लगाई जाने वाली फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाद-ए-अज़ा DYSP ने स्टेशन हाउस ऑफिसर गांदरबल के साथ AEE पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अलावा मुजाहिरीन को पुरसुकून किया और ट्रैफिक की नक्लो हरकत को बहाल किया। ताहम AEE पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महकमे को हुकूमती अहकामात के मुताबिक डिजिटल मीटर लगाने हैं और मीटर लगाने का अमल जारी है।